नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। मोदी सरकार 3.0 साल भर पूरे हो गए। ऐसे में इस सरकार के सफलता असफलता दोनों पर चर्चा करना तो बनता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यह नतीजे सबको परेशान कर गए। बीजेपी वाले तो पूरे दिन भर पचा ही नहीं पाए कि यह हुआ क्या। मतलब जिस समय नरेंद्र मोदी पहुंचे और यह कहे कि हमको विजय प्राप्त हुई है, उनके चेहरे पर वह तेज दिखाई नहीं दे रहा था। कई सारे उनके समर्थक भी नहीं पचा पाए कि यह हुआ क्या। एक पार्टी जिन्होंने पिछले 5 सालों मतलब 2019 से 24 के बीच में अपने कोर एजेंडों को भी पूरा कर दिया। यहां तक कि जिस मुद्दे की वजह से भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वह मुद्दा भी इन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद भी अपने दम पर इनको 272 नहीं मिला। तो यह आश्चर्यचकित करने वाला तो था ही। और जिस तरीके से विपक्ष को यहां पर मजबूती मिली, वह भी मोदी सरकार के लिए अच्छे संकेत तो थे नहीं। अच्छा, जब नतीजे आए तो भाई एनडीए के फॉर्म में तो यहां पर बहुमत प्राप्त हो चुका था। 272 चाहिए था और 293 सीटों की प्राप्ति हुई। लेकिन इनके साथ दो ऐसे साथी थे जिनको लेकर लगातार यह कमेंट हो रहा था कि भाई यह पलटी मार जाए तो सरकार गिर जाएगी। और विपक्ष अर्थात इंडिया गठबंधन, उनको मिली 234 सीटें। मतलब आप ये समझिए कि जब नतीजे आए और नतीजों से लेकर जो अगला 1.5 महीना था, वहां तक तो कई बार ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ फिलहाल 1 साल हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके होने की संभावना भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। वैसे उस समय भी जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार का समर्थन कर रहे थे, मुश्किल ही था कि सरकार गिरती। और वह हर उस मोर्चे पर सरकार के साथ डटे रहे जहां पर इंडिया गठबंधन को यह आशा लग रही थी क्या पता यह पलट जाए तो हमारी सरकार यहां पर बन जाए। लेकिन हाँ, 2024 के नतीजों ने एक परिवर्तन किया, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 2014 और 2019 इन दोनों चुनावों में उस पार्टी को 10% सीटें भी नहीं मिली थी। इस वजह से उनका लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहा था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इनको 10% से अधिक सीटें यहां पर प्राप्त हुई और राहुल गांधी बन गए लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर आप शुरुआती 6 महीने देखेंगे ना, मतलब खासकर दिसंबर तक, तो वहां तक तो यह लगता है कि भाई इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से हावी रहा है। मतलब लोकसभा की कार्यवाही में आपको साफ दिखाई देगा कि भाई मोदी सरकार दबी हुई है। खासकर जो पहला मानसून सत्र था ना, एकदम स्पष्ट तरीके से इंडिया गठबंधन हावी रह रहा था। खासकर अयोध्या हार को लोग तो जिस तरीके से यहां पर अटैक किया है ना भाई इंडिया गठबंधन ने, कि मोदी सरकार के सामने कोई मौका नहीं था कि वह इसको डिफेंड कर पाते। मतलब इसका बदला इनको मिल्कीपुर में जाकर लेना पड़ा। भाई अगर वह मिल्कीपुर नहीं जीतते ना, तो यह मान लिया गया था कि अयोध्या में पूरी तरीके से माहौल इनके खिलाफ जा चुका है। तो शुरुआती 6 महीने तो ऐसे रहे कि सरकार पूरे तरीके से यहां पे दब चुकी थी। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद कुछ नतीजे ऐसे आए चुनावी जो कि इस सरकार को मजबूती प्रदान यहां पर कर गए और लगा कि नहीं, अभी भी बीजेपी के लिए माहौल उतना खराब नहीं है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे, इन नतीजों ने सब कुछ बदल के रख दिया। हरियाणा का चुनाव जो कि पूरे तरीके से कांग्रेस के पक्ष में था और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी को उम्मीद दी थी कि भाई महाराष्ट्र में हम आ सकते हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे पूरे तरीके से विपरीत थे। मतलब जितनी मेजॉरिटी जिस तरीके से जीतकर महायुति यहां पर आई ना, किसी को भरोसा नहीं था। उसको लेकर लगातार सवाल खासकर राहुल गांधी यहां पर उठाते चले आए हैं कि भाई जो वहां पर वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया, वह यहां पर पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। मेरे कई सारे सवाल हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया हम तुमको जवाब दे चुके हैं, पर तुम अभी भी इसको लेकर संतुष्ट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने एक तरीके से इंडिया गठबंधन को साइडलाइन कर दिया और उसके बाद टूट भी हमको दिखाई दी इंडिया गठबंधन में, क्योंकि कई सारे इनके नेता इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जगह पर ममता बनर्जी को यहां पर प्रमोट किया जाना चाहिए एज संयोजक ऑफ इंडिया गठबंधन। लेकिन फिर दिसंबर के महीने में वही बी आर अम्बेडकर वाला एक कांड हुआ और उसमें अमित शाह के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन फिर से एक मंच पर आया। तो शुरुआती 6 महीने तो हम कह सकते हैं कि भाई जो मोदी सरकार है वह फ्रंट फुट पर खेलते तो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी एक ऐसा फैसला हुआ जिस फैसले ने
मोदी सरकार के लिए माहौल बनाना शुरू किया और वह फैसला था कि भाई यहां पर 12 लाख तक की टैक्स छूट बढ़ा दी गई। मतलब मध्यम वर्ग महंगाई को लेकर परेशान चल रहा था, उनकी आय और उनके व्यय के बीच में समायोजन दिखाई नहीं दे रहा था। इंडिया गठबंधन लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाल रही थी कि भाई आपने जो यहां पर छूट दी है वह छूट नाकाफी है मध्यम वर्ग के लिए, और मध्यम वर्ग भी नाखुश चल रहा था मोदी सरकार से। ऐसे में जब बजट आया और उस बजट ने वह काम किया जिससे यहां पर मध्यम वर्ग जो है वह फिर से बीजेपी की ओर आता हमको दिखाई दिया, और वह था कि भाई 12 लाख तक की यहां पर टैक्स छूट दे दी गई मध्यम वर्ग को, और कहा गया कि भाई 12 लाख तक तुमको अब यहां पर टैक्स पे नहीं करना है डायरेक्ट टैक्स में, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 75,000 रुपए कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी, और इस टैक्स छूट का नतीजा यह निकला कि भाई साहब 2025 का दिल्ली इलेक्शन, मतलब बीजेपी 1998 से कोशिश कर रही है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी जो कि एक नवोदित पार्टी थी वह दिल्ली की सत्ता में लगातार 3 बार अपने मुख्यमंत्री दे गई, बीजेपी फिर भी लौट के नहीं। पर इस एकमात्र निर्णय ने बीजेपी के लिए माहौल बनाया और दिल्ली चुनाव बीजेपी जीत जाती। एक तरीके से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से इस देश में राजनीति कर रहे हैं, केवल दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहां पर उनके ऊपर धब्बा लगा हुआ था कि वह दिल्ली नहीं जीत पा रहे, उस धब्बे को भी मोदी जी ने यहां पर धो दिया था। तो इस सरकार की पहली सबसे बड़ी सफलता यह थी कि मध्यम वर्ग को यहां पर टैक्स छूट दी गई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी यहां पर दे दी गई। तो यह मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत यह सरकार लेकर आई। इसके बाद अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो वह था वक्फ बिल, जो कि सरकार इस वक्फ बिल को अपने अचीवमेंट के फॉर्म में यहां पर पेश कर रही है। वक्फ बिल के समय भी लगा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी यह सब सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वक्फ बिल को सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया। और वक्फ बिल में कुछ ऐसे प्रावधान यहां पर किए गए जिससे कि मुस्लिम समाज को यहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो वक्फ बिल भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। बाद एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि सरकार घिरती हुई दिखाई दी और सरकार के ऊपर यहां पर आरोप लगे कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, वह था पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। लेकिन हाँ, पहलगाम आतंकी हमले का बदला जिस तरीके से यहां पर भारतीय सेना और भारतीय सरकार ने लिया वह अभूतपूर्व है। तो ऑपरेशन सिंदूर भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसने सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई नींव यहां पर तैयार कर दी है। एक तरीके से एक नया न्यू नॉर्मल यहां पर बना दिया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने यह साफ कहा कि भाई कोई भी यहां पे टेररिज्म का एक्ट वह एक एक्ट ऑफ वॉर के फॉर्म में देखा जाएगा। अगर तुमने यहां पर कुछ भी किया तो उसका मुकाबला यहां पर और बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में सरकार और सेना इन दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब करी है वह पूरी दुनिया यहां पर देख रही है। ऊपर से जब हमने बालाकोट और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसको लेकर भारत के अंदर ही कई लोगों ने सवाल उठाए थे। इस बार सेना ने यहां पर पूरे तरीके से वीडियोग्राफी, सैटेलाइट इमेज के साथ उन लोगों के लिए सबूत रखा, देखो हमने किस तरीके से पाकिस्तान को यहां पर बर्बाद किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सरकार के लिए, खासकर मोदी सरकार 3.2 के लिए एक सफलता का पर्याय यहां पर बनकर आया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर को यह दिखा दिया कि वर्तमान समय में भारत का डिफेंस सेक्टर कितना स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। एक और चीज यहां पर यह हुई कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो उसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान हुआ था। कई सारे ऐसे प्रावधान वहां पर किए गए जिसका घाटा भारत को होते दिखाई दे। यहां तक कि स्वयं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहां पर भी समस्याएं इस टीटी की वजह से होती दिखाई दी। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके जस्ट बाद इंडस वाटर टीटी को एबियंस में डाल दिया गया, अर्थात टेम्परेरी समय के लिए यहां पर उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यह इंडस वाटर टीटी एक तरीके से अब भारत के पक्ष में जाती हमको दिखाई देगी और भारत यहां पर इस पानी का उपयोग अपने लिए कर सकता है। पर हाँ, इसका नतीजा आपको समय बाद देखने को मिलेगा। इमीडिएट तो आपको इसका फायदा होते दिखाई देगा नहीं, लेकिन हाँ, भारतीय सरकार ने इसको यहाँ पे एबियंस में डाला है, उसका फायदा जनता को होते जरूर दिखाई देगा। एक और सफलता यहाँ मिली वो है चिनाब का ब्रिज, जिस पर हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। चिनाब पे बना हुआ यह ब्रिज केवल इंजीनियरिंग का मार्वल ही नहीं है, यह भारतीय शक्ति का प्रतीक भी है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में हो रही विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का भी सिंबलिज्म यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से यहाँ पर जुड़ चुका है और ऑल वेदर सेशन में यहाँ से ट्रेड हो सकता है। तो जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा से यहाँ पे चलता रहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के ऊपर
ऊपर एक दबाव बना के रखा है, वहां पर लोगों को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। यह पूरे तरीके से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा यहां पर खत्म कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर एक साथ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जम्मू से आपका श्रीनगर पूरे यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ चुका है चिनाब के माध्यम से। तो यह बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर रही है। एक और सफलता रही, लेकिन यह सफलता 1 साल की नहीं है, यह सफलता पिछले 11 साल की है। सफलता कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जिस समय मोदी सरकार बनी थी उस समय भारत का जो इकोनॉमिक स्तर था वह आज के मुकाबले काफी पीछे हुआ करता था। लगभग 2 ट्रिलियन की वहां पे इकोनॉमी हुआ करती, लेकिन पिछले 11 सालों में हमने अपनी इकोनॉमिक गति को यहां पर बढ़ाया है और हम इस समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और माना जा रहा है 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम इस समय $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे आ चुके हैं। यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में भी हमारा लगातार एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और एक और रिपोर्ट आई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे चीपेस्ट नेशन जो है वह भारत है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर तैयार हैं। एक और चीज इसको लेकर सरकार सफलता अपनी बोल सकती है, वह है जातिगत जनगणना को मानना। पर मेरा मानना है कि जातिगत जनगणना को स्वीकार करना यह सरकार की सफलता नहीं है, यह इंडिया गठबंधन की सफलता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार जातिगत जनगणना को उठाते लेकर चला आया है। खासकर गांधी ने पिछले 3 साल से इसी मुद्दे पर अपनी राजनीति की है और उस राजनीति का दबाव भारतीय सरकार पर देखने को मिला है और मोदी सरकार इंडिया गठबंधन के दबाव में झुकी है और उन्होंने जातीय जनगणना को स्वीकार किया है। सरकार ने कहा है कि भाई 2027 में हम करेंगे इस जनगणना को, उसके बाद नतीजे 2029 में आएंगे। मतलब अभी सरकार और घिरेगी इस मुद्दे पर, क्योंकि जब मानसून सत्र होगा तो राहुल गांधी इस मुद्दे को यहां पर उठाने वाले हैं कि भाई सरकार इस जनगणना को बहुत डिले करने वाली है और सही तरीके से वह जनगणना को नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि भले मोदी सरकार जातीय जनगणना को अपने पक्ष में उपयोग करने की बात कहे, पर यह मुद्दा पूरी तरीके से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन कर रहा है और उनकी सफलता ही है यह कि यहां पर सरकार जो है इस मुद्दे पर झुक गई है। तो यह कुछ सफलता थी मोदी सरकार की, लेकिन जब बात करें सफलता की तो सबसे बड़ी सफलता तो साफ दिखाई दे रही है कि मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है। मणिपुर लगातार जल रहा है, रहते रहते वहां के घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं कि फिर हिंसा वहां पर भड़क गई है और सरकार अभी भी उसको लेकर बिल्कुल भी शांत दिखाई दे रही है और सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। यहां तक कि वहां की भाजपा सरकार को हटाकर राष्ट्रीय शासन लगाया गया है, उसके बाद भी अभी भी वहां पे सरकार का नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। अभी हाल के दिनों में फिर हमारे पास न्यूज आई है कि मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई है। तो मणिपुर मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, उस नाकामी को अभी भी यह ठीक नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आय उस तरीके से यहां पर बढ़ नहीं रही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहां पे लगातार कम होती गई। सरकार को इस क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा और सरकार फिलहाल इस क्षेत्र पर काम करते हमको बहुत दिखाई दे रही नहीं है। लेकिन हाँ, यह कह सकते हैं कि भाई कुछ टैक्स में छूट देकर इन्होंने इसको ठीक करने का प्रयास किया है, पर क्या सभी लोग नौकरी कर रहे हैं? क्या सभी लोग आयकर के अंतर्गत आते हैं? क्या हम यह बात कह सकते हैं? इस पर सवाल तो उठेगा मोदी सरकार के ऊपर। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे को यहाँ पर टैकल करे और जनता को सही अवसर उपलब्ध कराए, महंगाई बेरोजगारी को यहाँ पर ठीक किया जाए। लेकिन इस बार मोदी सरकार एक साफ तरीके से यह दिखाई दे रही कि भाई जैसा लग रहा था कि बहुत डाउनग्रेड होकर काम करेगी, बहुत दबाव में काम करेगी, वैसा होता कुछ यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। सरकार अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और जो अनस्टेबिलिटी लग रही थी कि भाई यहाँ पर अपने गठबंधन के साथियों पर यह सरकार टिकी हुई है, क्या यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? फिलहाल तो यह लग रहा है कि कार्यकाल पूरा कर पाएगी सरकार और कोई और समस्या यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो अब मोदी सरकार की सफलता 1 साल बहुत कम समय होता है, लेकिन जब 11 साल को देखेंगे तो आपको कई चीजें सही और कई चीजें यहाँ पर गलत दिखाई देंगी। जैसे सही में तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बहुत पीछे हुआ करता था, आज भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी अच्छा होता हमको दिखाई दे रहा है। और कई सारे ऐसे मुद्दे जो भारतीय समाज के लिए अच्छे नहीं थे, बहुत दिनों से खिंचते चले आए थे, उन मुद्दों को भी यहाँ पे सरकार ने समाप्त किया। इसमें आर्टिकल 370 सबसे प्रमुख रहा है। लेकिन हाँ, सरकार के ऊपर सवाल भी उठते हैं और वह सवाल मुख्य रूप से है कि भाई मणिपुर की शांति कब होने वाली है, उसको लेकर सरकार अभी भी घिर रही। सरकार के पास कोई भी जवाब वहां का नहीं है। हाँ, एक सफलता और छूट गई मुझसे, वह थी नक्सलिज्म।
नक्सलिज्म जो कि यूपीए सरकार के समय रैंपेंट हुआ करता था, उस नक्सलिज्म को लगभग-लगभग यहाँ पे सरकार ने समाप्त कर दिया है और माना जा रहा है कि खुद अमित शाह ने कहा है कि भाई 31 मार्च 2026 हम भारत से नक्सलिज्म पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और यह बात अब चरितार्थ होते लग भी रही है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस पर काम किया गया है और अब एरिया सिमट कर पहले का मात्र 1/3 रह गया है, तो हो सकता है कि 2026 में नक्सलिज्म पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो जाए। तो बात यही है कि सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए। अगर नंबर देने की बात आए तो यहाँ पर आप आराम से 100 में से 65-70 नंबर आप दे सकते हैं। सरकार अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और अब अच्छा ये है कि एक शक्तिशाली विपक्ष भी यहाँ पर है जो सरकार से यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। जातिगत जनगणना पे सरकार का झुकना एक तरीके से इस मुद्दे को आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती ने सरकार को इस मुद्दे पर झुकाया है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे के। दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।